So in the last class, okay, we saw implications of Bohr theory. Okay, इसमें अपन ने कुछ formulas जो थे वो physics से उठाए थे. Just wanna review a little bit. ठीक है ना, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं and then we can move ahead. सेकंड था कि अगर बोर का एंगुलर मोमेंटम वाला पॉस्टुलेट देखें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई. ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन जो है अपने को क्वांटम थियोरी से मिलता है, वो अपन आगे देखने ही वाले हैं. राइट, एंड देन फॉर हाइड्रोजन व्हेन z इज इक्वल टू 1 we can derive this equation for velocity and for radius of the nth orbit. ठीक है ना, from the nucleus उसका रेडियस कितना है, और अगर इलेक्ट्रॉन अगर है उस ऑर्बिट में तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ये बोर ने कैलकुलेट किया था. ओके, सो यू डोंट नीड टू नो दिस डेरिवेशंस फॉर नाउ. ठीक है, अभी इसको ज़रूरत नहीं है. एनर्जी जो है ओके उसके लिए अपन ये इक्वेशन निकालते हैं. बेसिकली दिस इज़ द एनर्जी इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. ओके, फॉर हाइड्रोजन. इनफैक्ट यू कैन कैलकुलेट फॉर एनी अदर एलिमेंट ऑल्सो, क्योंकि z की वैल्यू अगर रखते हैं तो अपने को बाकी एलिमेंट्स का भी एनर्जी मिलता है. बाकी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है अपने को. वी हैव एक्चुअली डन दैट. ठीक है ना, लेकिन इट इज़ हाईली अप्लीकेबल फॉर ओनली, सो इट इज़ अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन मोस्टली बेसिकली, बट अदर एलिमेंट्स दैट हैज़ जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए बोर थ्योरी अप्लीकेबल है. ये अपन ने लास्ट इसमें भी डिस्कस किया था. एनर्जीज जो होती है दीज आर नेगेटिव. ओके, क्योंकि इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी अपन कितनी लेते हैं, ज़ीरो. ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब इलेक्ट्रॉन नज़दीक आता है न्यूक्लियस के तो एनर्जी एक्चुअली डिक्रीजेस और इट बिकम्स नेगेटिव. अंडरस्टूड? सो दिस इज़ हाउ द एनर्जी इज ट्रीटेड बेसिकली इन बोर थियरी, एंड दिस इज़ हाउ वी ट्रीट एनर्जी. वी डोंट नो एग्जैक्ट एनर्जी, हमको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है. तो हमने बोला कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है सो दैट विल हैव अ मैक्सिमम एनर्जी, उसको अपन ने बोल दिया ज़ीरो. और जब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू द न्यूक्लियस होता है, ओके, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस इट हैज़ सम एनर्जी, बट दैट एनर्जी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव. और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी. ओके, until it reaches the ground state. ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है. मतलब लोएस्ट एनर्जी अपने को कब मिल रही है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन अ ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट में. एंड सबसे ज़्यादा एनर्जी कब है, व्हेन इट इज़ इन द एट अ इन्फाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन इट इज़ फ्री. ठीक है ना, तो वी नो द हाईएस्ट एनर्जी फॉर ऑल एलिमेंट्स. सभी एलिमेंट्स के लिए हाईएस्ट एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. लेकिन लोएस्ट एनर्जी के लिए we can use this formula where n जो रहेगा that is equal to 1. Understood है, n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, and we can calculate the energy. ठीक है, अगर वैल्यूज़ रखते हैं सारे कॉन्स्टेंट्स की एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज ऑल्सो इक्वल टू 1. अगर वैल्यूज़ रखेंगे अपने को तो ये वैल्यू मिलती है 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग. इसको अपन ने एक बोल दिया दिस इज ए नॉट. ओके, फर्स्ट एनर्जी अगर कैलकुलेट करते हैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, मतलब सबसे कम एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एलिमेंट. ओके, एन इज इक्वल टू 1, तो हाइड्रोजन के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं मतलब z इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं अपन, n इज इक्वल टू ऑलरेडी 1 है, तो अपने को ये वैल्यू मिलती है -2 यू कैन से 2.18 एक्चुअली. ठीक है ना, इट्स 2.18 इंटू 10⁻⁻18. याद रखने में आसान हो जाता है इफ़ यू रिमेंबर कि इफ़ आई राइट इट लाइक दिस -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम. एक एटम के लिए बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, यूनिट ध्यान में रखो क्योंकि ये बहुत छोटी एनर्जी है, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं अपन. ऑलराइट, तो यहाँ पे याद इसलिए रहता है क्योंकि इफ़ यू लुक एट दिस इज 18 एंड दिस इज ऑल्सो 18, isn't it? 2.18 into 10⁻⁻18. Understood? And that is negative. Okay, जो भी वैल्यू है it's very small actually, you can see that, but it is negative and this is the lowest energy in an hydrogen atom. जो इलेक्ट्रॉन है उसकी lowest energy कौन सी रहेगी, 2.18 into 10⁻⁻18. Okay, and by convention अपन इसको negative sign दे रहे हैं. Understood है, ये convention है. Then if you look at the multi
प्रोटॉन आयन, मल्टी प्रोटॉन है लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही रहेगा व्हेन यू टॉक अबाउट बोर थ्योरी। ये बोर थ्योरी का सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। देयरफॉर आर एन जो है इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड फॉर रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। और ये कॉन्स्टेंट्स तुमको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट अगर अपन इसको निकालते हैं तो इट बिकम्स 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग या 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग बोल सकते हो तुम इसको, 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग। कैलकुलेशन के लिए यू मस्ट यूज 0.53 ओके एंगस्ट्रॉन्ग। इफ यू आर यूजिंग इन मीटर इट बिकम्स 0.053 इंटू 10 to the power -9 मीटर या नैनोमीटर बोल सकते हो, 0.053 नैनोमीटर। अंडरस्टूड है? ओके, सो 0.053 नैनोमीटर या 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये दो वैल्यूज़ यूनिट के साथ तुमको ध्यान में रखनी है। वी एन जो है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज 2.16 इंटू 10 to the power 6 ओके। और इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं z बाय एन ओके। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बराबर है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी ओके क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो रहा है विद द न्यूक्लियस, तो इसके वजह से उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, इसके वजह से वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था। सिमिलरली एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट अपन निकाल सकते हैं। दिस इज ए नॉट ओके, दिस इज ए नॉट 2 पॉइंट, इसको अपन देखो इसमें ले रहे हैं, जूल्स में ले रहे हैं बेसिकली ओके। सो यहाँ पे मैंने लिखा है -20, आई थिंक आई डिडंट पे अटेंशन, -21.8, तो इसको मैं आसानी से -2.18 इंटू 10 to the power -18 ये लिख सकता हूँ, इजंट इट? ये हो जाएगा टाइम्स z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ओके। जो आंसर आएगा मेरा दैट इज गोइंग टू बी इन जूल्स पर एटम ओके। और इसी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता हूँ, सो -2.18 इंटू 10 to the power -18 जूल्स इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स दिस z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऑलराइट, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ओके। सो इस तरह से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, एट द सेम टाइम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट भी निकाल सकता हूँ यूजिंग बोर थियरी, ऑलराइट। किसने सोचा था कि बोर की थियरी से अपन इतनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं? जस्ट इमेजिन, राइट। एंड बोर वॉज अ ट्रू जीनियस, बेसिकली जीनियस लेवल गाय। You can even say something in the line of Einstein and stuff like that. It's very a phenomenal theory okay। इसके implications जब अपन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड, जो आगे अपन implication देखेंगे। सो और भी जैसे सस्पेंस है, देयर आर लॉट ऑफ सस्पेंस इन दिस चैप्टर, तो तुमको ऑब्वियसली यू विल बी सरप्राइज टू नो थिंग्स अबाउट थिंग्स अराउंड यू ओके, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, ऑलराइट। तो यहाँ तक अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, ऑलराइट। तो अगर मैं ये इक्वेशन देखूँ बेसिकली जो अपन ने अभी जस्ट देखा था, एनर्जी वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला जो इसमें था, सो दिस इज़ बेसिकली बोर एनर्जी, और इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ओके, तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म्स दिख रहे हैं सारे ओके, एक्सेप्ट कांस्टेंट कौन सा नहीं है यहाँ पे, z एंड n ओके। सो दीज आर नॉट द कांस्टेंट टर्म। तो बाकी सारे टर्म अगर मैं निकालूँ तो इसको मैं RH बोल सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज राइटबर्ग्स एनर्जी या राइटबर्ग्स कांस्टेंट ओके। इसको एज अ राइटबर्ग एनर्जी करके ध्यान में रखो। इसको क्या ध्यान में रखना है अपने को, एज अ राइटबर्ग एनर्जी, क्योंकि दो R कांस्टेंट आते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा तुमको। देर आर 2 टाइप्स ऑफ R कॉन्स्टेंट्स, दोनों को अपन राइटबर्ग बोलते हैं। एक को अपन राइटबर्ग कांस्टेंट बोलेंगे, दूसरे को मतलब इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, राइटबर्ग्स एनर्जी, सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन। अंडरस्टूड है?
क्योंकि देर इज़ ऑफ्टन अ कन्फ्यूजन, ये चीज़ में हमेशा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दो जगह आर आता है बेसिकली, वी डोंट नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, राइटबर्ग एनर्जी। और राइटबर्ग एनर्जी कहाँ आ रही है, बोर के एनर्जी इक्वेशन में आ रही है। तो दिस कांस्टेंट वी कैन से ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, इजंट इट। सो आर एच की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी रहेगी, आर एच इज इक्वल टू, ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, ओके। आर एच की वैल्यू कितनी है, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स, ओके। और वी कैन ऑल्सो से माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आर एच की वैल्यू है इन जूल्स एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो दैट इज द वैल्यू। और यहाँ पे ये इक्वेशन में अपन रखेंगे ये वैल्यू, और जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी एलिमेंट है वो जिस ऑर्बिट में उसका एटॉमिक नंबर और उस ऑर्बिट का नंबर अपन यहाँ पे रखेंगे, तो अपने को उस एलिमेंट की एनर्जी या सॉरी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन दैट ऑर्बिट, इन दैट एटम मिलती है। इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ये अगर निकालना है मेरे को तो z और n ये दो वेरिएबल्स मेरे को मालूम रहनी चाहिए। सो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए देखूँ, ठीक है ना, हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1 एंड n इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच, ओके। ई एन क्या हो जाएगा, माइनस आर एच। तो वी कैन से कि अगर ये न्यूक्लियस ले रहा हूँ मैं, एंड अराउंड दैट न्यूक्लियस देर इज दिस ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में देर इज ए इलेक्ट्रॉन, एंड देर आर मेनी डिफरेंट ऑर्बिट, ऐसा नहीं है कि यही ऑर्बिट है, देर आर डिफरेंट ऑर्बिट्स, ओके। नाउ अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसके बारे में सारी चीज़ें बता सकता हूँ, मैं डिस्टेंस बता सकता हूँ, ये न्यूक्लियस से कितने दूर है यहाँ पे, ओके, डिस्टेंस बता सकता हूँ, इसका एनर्जी बता सकता हूँ, और इसका वेलोसिटी बता सकता हूँ, ओके। So velocity is something around 2 into 10 to the power minus 6 2 into 10 to the power 6 meter per second, बराबर है, in the first orbit of the electron, ये अपन ने निकाली है। एनर्जी जो है इसकी अपन बोल सकते हैं जूल्स में, विच इज़ 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, एक ग्राउंड स्टेट में, ओके। दिस इज अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, जूल्स पर एटम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर अगर मेरे को मोल में कन्वर्ट करना है दिस टर्म, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस टर्म, ये जो है टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स पर एटम को मैं बोलना चाहता हूँ पर मोल, ओके। एक मोल के लिए मेरे को कितनी एनर्जी लगेगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस नंबर को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इजंट इट। मालूम है ना अवोगाड्रो नंबर, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 टाइम्स क्या बोलेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, सो दैट ये अगर करते हैं अपन तो मेरे को बहुत बड़ा नंबर मिलता है। इसको मैं किलो जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सो दैट वैल्यू इज 1312 किलो जूल पर मोल। ये भी वैल्यू जो है याद रखने में दिक्कत नहीं है, 1312, ओके। अगर 12-13 होता तो और भी आसान हो जाता बेसिकली, बट दिस इज 1312। इसे उसी तरह से ध्यान में रखो, 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 13 ध्यान में रहता है, सो स्टार्ट विद दैट 13 एंड गो वन डाउन, 1312 किलो जूल पर मोल। तो ये दीज आर द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इन डिफरेंट यूनिट्स, जूल्स पर एटम, इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, ओके, अंडरस्टूड है। लेट मी गिव, ये चीज़ अपन आगे देखने ही वाले हैं, ओके, बट आई वांट टू सी इफ यू कैन थिंक, ओके, बिकॉज दैट्स व्हाट द लर्निंग इज ऑल अबाउट। और आगे मैं तुमको इसी चैप्टर में स्टोरीज बताऊंगा कुछ ऐसी स्टोरीज जहाँ पे इवन पीपल वर सरप्राइज विथ व्हाट दे एक्चुअली थॉट अबाउट, ठीक है ना, एंड दे गॉट नोबेल प्राइजेस फॉर देम, ओके। मतलब उन्होंने जो सोचा ये इतना अजीब सोचा, and they put it down into the equation, and these equations actually made sense, okay, and they got Nobel prizes, okay. That's how things work in scientific world. You need to think about things, okay. So यहाँ पे let's say if I put this electron at a far distance, okay, यहाँ पे अगर ला लेता हूँ इस इलेक्ट्रॉन को, so if this is R infinity, okay, R infinity है मतलब this is a free electron,
आर इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसकी एनर्जी कितनी रहेगी, ई इन्फिनिटी कितनी रहेगी, कौन बता सकता है मेरे को? सो दिस एनर्जी इज एक्चुअली 0, ओके। और यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, आई एम जस्ट यूजिंग दैट एज अ ग्रीन डॉट। तो दिस इज R1, ओके, R1 एंड आई नो रेडियस कितना है, रेडियस व्हाट वाज द वैल्यू एक्चुअली, कितना, किसी को याद है क्या वैल्यू रेडियस का? ये 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, जस्ट गो विद दैट, 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम है, ओके, जस्ट, एंड व्हाट इज द एनर्जी हियर, दैट मच इज द एनर्जी, ठीक है ना। तो विल यूज लेट्स से दिस मच, ओके, मैंने क्योंकि थोड़ा सा राउंडेड नंबर है ना, so it becomes little easier to say, so we'll say energy is minus 13.6 electron volt per atom. Now what I want you to know, what I want to know is कि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को R1 से R infinity में लेके जाने का है, okay, so how much energy do I need to provide? Okay, so if I provide same amount of energy, okay, if I provide, use a different one, so if I provide plus 13.6 electron volt per atom, इतना अगर एनर्जी प्रोवाइड करता हो तो सम क्या मिलेगा मेरे को, 0, isn't it? So if I let's say irradiate this electron with energy that is equal to 13.6 electron volt, ये रेडिएशन से मैं इसको रेडिएट करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा, isn't it? And it will jump from here to infinity. It will become a free electron. Infinity का मतलब it will go somewhere basically, okay? ऐसा नहीं कि it is going to go beyond the universe, okay? And considering electron, ये भी हो सकता है, I don't know, electrons are freaky particles, okay? They are really freaky particles, electrons. तो but they go somewhere, okay? They go out of the attraction of the nucleus. Nucleus के attraction से वो दूर जा रहे हैं, that's all. So यहाँ से वो यहाँ जाएंगे, okay? जब इलेक्ट्रॉन को मैं completely किसी एलिमेंट से निकालता हूँ, यही हो रहा है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को मैं completely निकाल रहा हूँ from first orbit to infinity, isn't it? पूरा निकाल रहा हूँ उसको। तो जब अपन ये करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे टेक से फॉर एग्जांपल सोडियम का इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालता हूँ तो वही गेट सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है अभी, दिस इज आर इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन, और इसकी एनर्जी कितनी रहेगी, ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड है? सो दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। और इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है मेरे को, उसको क्या बोलेंगे अपन, आयनाइजेशन एनर्जी। सो ये जो दे रहे हैं अपन, व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग हम जो निकाल सकते हैं रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द एन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। ये क्या होता है ये अपने को आगे पता चलेगा। सो सिर्फ इतना ध्यान में रखो, एन इज़ जस्ट नॉट अ नंबर। हम लोगों ने अभी तक एन की वैल्यूज़ लिए 1 2 3 4, इट सीम्स लाइक दीज आर जस्ट इंटीजर्स, राइट, इंटीजर्स। लेकिन रिमेंबर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्वांटम थियरी, ओके। जब बोर ने ये इन्वेंशन किया था, सो प्रॉब्ली डिडंट रियलाइज इट, लेकिन ही इज़ ओपनिंग अन एंटायरली न्यू फील्ड, पूरी न्यू फील्ड ही डिज़ाइन कर रहा है बोर, ओके। और जो एन था ये पता चला बाद में कि इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, और इस नंबर को अपन ने बोला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। सो रिमेंबर दैट इज देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये एक पहला क्वांटम नंबर है अपना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला, ओके। उसी तरह से और 3 क्वांटम नंबर्स है, ये बाद में अपने को क्वांटम थियरी से पता चले, ओके। सो इसेंशियली जो रेडियस है, जो वेलोसिटी है, जो टोटल एनर्जी है, वो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यही से अपने को पता चलता है कि ये जो वैल्यूज़ है
ये वैल्यूज आर्बिट्ररी नहीं हो सकती, दीज वैल्यूज कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, ओके। ये स्पेसिफिक वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, इजंट इट, एंड डिपेंड्स अपॉन द एन। सो दो फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, z एंड n। ये दो फैक्टर्स के ऊपर जो वैल्यूज है, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, ये डिपेंड करता है, ओके। थिंक अबाउट एनर्जी। एनर्जी को अगर तुम डिफाइन करते हो तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ओके। जैसे लाइट इज क्वांटाइज्ड, ये अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा। तो ये जो वैल्यूज है स्पेसिफिकली फॉर एनर्जी वैल्यूज, दिस कैनॉट बी एनी आर्बिट्ररी वैल्यूज, दीज आर वेरी स्पेसिफिक वैल्यूज, इजंट इट। ये स्पेसिफिक वैल्यूज है। तो यहाँ पे थिंक अबाउट इट, अगर तुम जैसे सन में हो, राइट, और हमको फील नहीं होता, बट वी आर कंटिन्यूसली एब्जॉर्बिंग एनर्जी, इजंट इट। कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट दिस एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है। कैसी है ये एनर्जी? डिसकंटिन्यूअस। इन द सेम वे जो एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। ये छोटे छोटे पैकेट्स इमिट हो रहे हैं हमसे, हम जो एब्जॉर्ब करेंगे दैट इज ऑल्सो छोटे छोटे पैकेट्स, ओके। ऑल दीज एनर्जीज, जितनी भी एनर्जी है, ये छोटे छोटे पैकेट्स है और ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। इसलिए जो एनर्जी है दैट इज क्वांटाइज्ड। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड है क्या ये? सो बेसिकली इट इज़ very difficult for us to experience this, okay। हमारे लिए it's very difficult because we live in a macroscopic world। macroscopic मतलब सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, we can't actually see little things, okay। maybe we can see some big cells, बड़े वाले cells देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अपन कुछ देख नहीं सकते। so we live in a macroscopic world, we can't actually see atoms को हम देख नहीं सकते अभी तक, okay। because they are very small actually, okay। so essentially ये क्वांटाइजेशन वाला जो आइडिया है कि एनर्जीज स्पेसिफिक हो सकती है, रेडियस स्पेसिफिक हो सकता है, बट कैंट हैव इंटरमीडिएट वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो ये जो प्रोहिबिशंस जो आते हैं, ये हमारे को मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में नहीं आते। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। कंसेप्चुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट यू थिंक, ओके। यू कैन एक्सप्लेन, अगर अगला समझ जाता है तो इट्स ओके। इफ इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो तुमको पागल बोल के निकल जाएगा, और दैट शुड बी फाइन, ओके, बिकॉज दिस इज़ द आइडिया। जहाँ पे जिन्होंने ये थियरीज इन्वेंट किए उनको भी पागल बोला गया था एट सम पॉइंट, नॉट लिटरली, नॉट साइंटिफिक टर्म में, ऐसा नहीं, ये चिढ़ाते नहीं है, राइट, बट दे जस्ट से दिस इज़ absurd, दिस इज़ ridiculous, दिस कैनॉट हैपन, इस तरह के थोड़े फैंसी वर्ड्स यूज़ करके लिटरली दे आर सेइंग यू आर इडियट और यू आर क्रेजी, इस तरह के implications आ रहे, बट यू नो दीज पीपल्स वर एक्चुअली राइट, राइट, दीज आर क्रेजी थियरीज, ओके। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली एक्सप्लेन इट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अपन बोलने, जैसे कार का एग्जाम्पल अपन ने लिया था, यू कैंट एक्चुअली जस्ट से कि मैं एक स्पेसिफिक वेलोसिटी में जाऊँगा, राइट, but that's exactly what is happening when you accelerating, जो distance at macroscopic level, these are quantized again, okay। the radius and everything is quantized at a atomic level, okay। you can't just take any single distance, हम उसको feel नहीं करते, so we can't associate that idea with our general experience, okay, and that's why it is difficult to actually understand। और इसको मैंने तुमको ये भी बोला था कि I gave another example of the same type कि फोर्थ डायमेंशन में चीज़ें कैसी दिखती है, we can't actually imagine, right, because we have never seen it, so we don't have sense of it, isn't it। so there is a interesting theory called as flatland theory। किसी ने सुना? I don't know, flatland theory। flatland में everybody is two dimensional, okay। if everybody is two dimensional, let's say कि this is a flatland, okay, and this is a person actually। flatland बोले तो it's just like a piece of paper kind of thing। even the piece of paper is actually a little bit three dimensional। I was just talking about something that is extremely thin, okay। it's a two dimensional land, okay। और उसमें जो beings रहेंगे that is also two dimensional, obviously, isn't it। two dimensional land है, everything in that world is going to be two dimensional। अब मान लो if I drop a ball
okay, I am in 3 dimension and if I drop a ball for that in that land, तो क्या होगा? What that person is going to see, he cannot see up because there is no sense of up or down for him. इसके लिए सिर्फ आगे पीछे लेफ्ट और राइट यही डायरेक्शंस है. ये ऊपर नहीं दे सकता, ये नीचे नहीं दे सकता. और अगर मैं इसके वर्ल्ड में अगर एक बॉल डाल दूँ तो क्या दिखेगा? उसको दिखेगा कि कुछ तो भी एक पॉइंट आ रहा है. ओके, ही विल सी अ लिटिल पॉइंट फर्स्ट and then this point is going to go bigger and then it is going to go smaller, okay, and it is going to vanish. तो suddenly कोई से उसको क्या दिखेगा कि उसके सामने क्या दिखेगा, right? उसके सामने दिखेगा कि जैसे बॉल आ रहा है, so he is going to see कि suddenly कोई चीज़ आई उसके सामने, okay, and it just started to grow in ring. सर्कल जो है वो बड़ा होते जा रहा है and then it's छोटा होते जा रहा है और ये गायब हो गया. So what he is going to think of that object? Will that be a sensible object for him? नहीं ना, because he had never seen anything like that. He doesn't know कि there are objects called as spheres. Spheres है, cubes है, कोई भी 3 dimensional object है, ये उसको सेंस ही नहीं है. उसको मालूम है सर्कल, उसको मालूम है लाइन, उसको मालूम है स्क्वायर, ओके, और जितने भी 2 dimensional शेप है ये सारे शेप्स उसको मालूम है, पर 3 dimensional शेप उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे. ऑलराइट, ही कैनॉट मेक सेंस ऑफ इट. ओके, तो जब ये डालता हूँ तो उसको यू विल नॉट सी एनीथिंग. अगर मैं स्क्वायर डालता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके वर्ल्ड में स्क्वायर डाल दिया, ना ही इज लुकिंग फ्रॉम दैट साइड, तो उसको क्या दिखेगा? लाइन दिखेगा, इजंट इट? सो ही विल जस्ट सी अ लाइन कमिंग, लाइन गोइंग, दैट्स इट. he can't sense कि this is actually a square. he is not going to be able to see that. और इसको मैं अगर डायगोनली डालता हूँ, इस तरह से अगर डालता हूँ डायगोनली, सो फिर से उसको वही दिखेगा कि प्रॉब्ली ग्रो द लाइन, थोड़ी सी लाइन ग्रो होगी, श्रिंक होगी एंड देन द ऑब्जेक्ट इज गॉन. ओके, और अगर डिफरेंट शेप्स डालता हो तो उसको इसी तरह के मैजिकल चीज़ें दिखेगी. एंड फॉर हिम दैट इज़ बेसिकली ए मैजिक. एंड फॉर अस वी आर थिंकिंग उसको सेंस क्यों नहीं हो रहा? वाई कैंट ही अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ स्क्वायर आई एम ड्रॉपिंग? एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू स्केयर हिम. दैट्स वॉट यू आर ट्राइंग टू डू. तुम उसको क्या डराने की कोशिश कर रहे हो या डरा रहे हो बाय डूइंग दिस टू हिम. ही इज़ नॉट सीन इट. तुम्हारा इंटेंशन हो सकता है कि चलो इसको 3 dimensional वर्ल्ड के बारे में एक आइडिया देते हैं. ओके, दैट्स वॉट यू आर थिंकिंग, बट ही इज़ एक्चुअली गेटिंग स्केयर्ड बिकॉज इट नेवर सीन समथिंग लाइक दिस. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड है? ऑलराइट, सो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि एनर्जी लेवल्स देख रहे हैं बेसिकली. This is the atom. You can say this is a nucleus. This is the first orbit. So rather than drawing circular things, okay, इस तरह से draw करने के बजाय, I am just flattening it up, okay. And these are actually kind of like the actual energy level kind of thing. This is the nucleus, and this is actually the first ground state, okay, ground state, okay, or the first orbit. ऑलराइट, यहाँ पे एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं N2 कैलकुलेट करता हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, N2 अगर दिस इज ऑल्सो फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि देखो ये एनर्जी से ही पता चल रहा. अगर फर्स्ट की एनर्जी -13.6 अगर है तो Z की वैल्यू 1 होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Z फ्रॉम इट. तो अगर Z की वैल्यू 1 है तो इट हैज़ टू बी हाइड्रोजन एटम. सेकंड अगर निकालता हूँ तो इट बिकम्स -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्ड के लिए द वैल्यू इज़ -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इस तरह से मैं एनर्जीज के लिए वैल्यू करते जाऊँगा. एट सम पॉइंट जो एनर्जी है दैट बिकम्स इक्वल टू 0. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है ना, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आयनाइज हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली फ्री हो गया. Understood? So this is how the energy. So if you look at it, if you go up from the bottom, if you're going away from the nucleus, the energy is increasing and the maximum energy you can actually have is 0. Okay, these are called as quantum number or principal quantum number in fact. Alright, and this can be up to infinity. Okay, और ये सभी elements में present होते हैं basically because you can ionize all elements. So these quantum number n basically corresponds to different allowed orbits for the electron. Okay, तो ये quantum numbers क्या indicate कर रहे हैं? allowed orbit. allowed इसलिए बोल रहे हैं अपन क्योंकि not all the orbits are possible.
okay, only certain orbits are possible, that is dictated by Bohr's equation, quantum equation, ठीक है. It's not actually a quantum equation but it's a Bohr's equation. तो उससे अपने को पता चल रहा है कि कौन से ऑर्बिट्स पॉसिबल है, और यहाँ से अपने को पता चलता है कि these orbits are actually quantized. Okay. Another thing you should see or observe is the difference between the first and the second and the third. ये अगर डिफरेंस देखते हैं अपन, तो फर्स्ट और सेकंड में देर इज़ अ ह्यूज एनर्जी गैप, isn't it? There is a huge energy gap between the first and the second orbit. Then the second and third में वो एनर्जी गैप कम हो रही है, थर्ड और फोर्थ में ये एनर्जी गैप और कम हो गई, फोर्थ और फिफ्थ में ये एनर्जी गैप और भी कम हो गई, और जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे ये ऑर्बिट्स टाइटली पैक होते जाएंगे, मतलब एनर्जी गैप जो है वो कम होते जाएगी. इज़ दिस क्लियर? इसका जो सिग्निफिकेंस है ये अपने को बाद में मिलता है बेसिकली. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, जो एनर्जी गैप जो है फर्स्ट और सेकंड में सबसे ज़्यादा आती है. इनफैक्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँ ये एनर्जी गैप बिटवीन फोर्थ एंड सेकंड और सेकंड एंड फर्स्ट, तो देखो इस फर्स्ट एंड सेकंड की एनर्जी गैप ज़्यादा आती है. ओके, आई डोंट नो कहाँ तक अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ ह्यूज एनर्जी गैप between first and second, and then it decreases significantly as you go away from the nucleus. Okay, so when the electron is excited from the ground state, इसका मतलब ground state से वो higher state में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, energy absorb कर रहा है. जैसे for example if the electron goes from here to here, okay, or to any other orbit, अगर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, isn't it? अब जो इमिट करेगा एनर्जी दैट इज़ बेसिकली डेल्टा ई, ठीक है ना, और एनर्जी इमिट कर रहा है मतलब इन टर्म्स ऑफ सॉरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे आई एम सेइंग इट अदर वे अराउंड, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, isn't it? क्योंकि हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम है. यहाँ पे एनर्जी कम है और ऊपर में एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा. ओके, तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव. ओके, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट और फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, एनर्जी अपने को देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एनर्जी. द इलेक्ट्रॉन let's say at some higher energy state, okay, and this can actually go back to lower energy state like this. okay, और इस केस में क्या होगा, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम हो रही है मतलब वो एनर्जी है इमिट कर रहा है, और जब इमिट करेगा तो चेंज इन एनर्जी जो रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव. ये इमिट कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है. अंडरस्टूड है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज़ बेसिकली the consequences of Bohr theory. राइट, रिमेंबर बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन अपनी जो एनर्जी है वो आर्बिट्ररीली चेंज नहीं कर सकता, ये तभी चेंज हो सकती है जब वो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो इमिट करेगा, ठीक है ना, तभी उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है और तभी उसका ऑर्बिट चेंज हो सकता है. अदरवाइज उसका ऑर्बिट फिक्स्ड है बिकॉज ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना. सो दैट करस्पॉन्ड्स विद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट करस्पॉन्ड्स विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये सारे जो डॉट्स थे ये बोर ने कनेक्ट किए थे. अब ये जो बेसिकली एनर्जी जो है जो इमिट कर रहा है वो एनर्जी दैट इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, लाइट. ओके, और ये जो लाइट है इसका जो एनर्जी है दैट विल डिपेंड अपॉन, देखो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ऐसे ही देते ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एच सी बाय लैम्बडा ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो ये जो लाइट है उसका जो कलर है दैट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन जो इमिट हो रहा है. समझ में आया क्या? तो जो एनर्जी इमिट हो रही है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन का जो कलर है दैट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन दैट इज़ बीन इमिटेड. और वेवलेंथ का के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी के ऊपर. ओके, मतलब कि एनर्जी गैप के ऊपर ऐसी हो रहा है ना. इफ़ यू जस्ट गो बैक टू दिस,
डायग्राम अगेन, ठीक है. सो लेट्स से आई वांट टू आई हैव one electron here and one electron here. Okay, let's call this as photon 1 and this as photon 2. Okay, photon 1 जो है, अब सॉरी इसको अपन थोड़ा ये इस तरह से करते हैं, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है. दिस इज photon 1 and this is photon 2. मतलब जो इमिट हो रहा है, सो इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग टू द लोअर एनर्जी स्टेट, और जो फोटोन इमिट हो रहा है, जो एनर्जी इमिट हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई, या दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई. तो अब बताओ कि ये जो फोटॉन्स जो इमिट हो रहे हैं, जो एनर्जी जो इमिट हो रही है, उसमें कौन से फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. ओके, सो इफ दिस इज न्यू 1 एंड दिस इज न्यू 2, सो वी कैन से न्यू 1 इज ग्रेटर दैन न्यू 2, बराबर है. और न्यू 1 इज ग्रेटर दैन न्यू 2, तो जो लैम्बडा आएगा, लेट्स कॉल दिस एज लैम्बडा 1 एंड दिस इज लैम्बडा 2, तो हम बोल सकते हैं लैम्बडा 2, सॉरी लैम्बडा क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो लैम्बडा 1 इज स्मॉलर दैन लैम्बडा 2, ठीक है ना. इसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा, ऑलराइट, तो इसका वेवलेंथ कम रहेगा. फ्रीक्वेंसी अपने को मालूम है कि एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा इमिट हो रही है, ओके, यहाँ पे एनर्जी कम इमिट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है वो ज़्यादा रहेगी और यहाँ की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी. ओके, मेरे को बताओ ये दोनों फोटोन, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ कलर अगर स्प्रेड करना है अपने को, सो वी हैव लेट्स से विबग्योर वाला है. ओके, दिस इज द केस. सो लेट्स अज्यूम करते हैं अपन, ओके, दिस इज एक्चुअली नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग, बट लेट्स अज्यूम कि ये जो लाइट है, ये जो इमिट हो रहा है, दैट इज वायलेट. ओके, और लेट्स अज्यूम कि दिस इज ब्लू. ओके, दिस इज ब्लू. सो ये जो फोटोन है ये कैसा है, ब्लू कलर का. इट इज़ नॉट एक्चुअली, इट इज़ नॉट अ ब्लू कलर. ये जो होता है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, बट लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि इट इज़ ब्लू इन कलर. तो जो P2 है उसका कलर कौन सा हो सकता है? कैन इट बी इंडिगो वायलेट और विल इट बी ग्रीन येलो? दैट इज़ करेक्ट. ओके, इसका जो कलर रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन दिस साइड. ये रहेगा P2 का कलर. ओके, इफ दिस इज़ द कलर ऑफ P1, तो P2 का कलर इसके राइट हैंड साइड में रहेगा. तो ये जो लाइट जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रीन येलो इन कलर. अंडरस्टूड है? ओके, सो फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी दैट इज इमिटेड वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट, बिकॉज अपन अभी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं फोटोन की, एंड वी कैन कैलकुलेट विच कलर इट्स गोइंग टू इमिट. सो दिस इज अ रिव्यू क्वेश्चन. ओके, रीड द क्वेश्चन केयरफुली और इसको आंसर करो. सो क्वेश्चन है, इन द फ्लेम टेस्ट फॉर आयंस द कैरेक्टरिस्टिक कलर फॉर द एलिमेंट इज गिवन ऑफ. एलिमेंट में कलर कब मिलेगा अपने को? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे फॉल होगा. सो करेक्ट आंसर इज बी. क्लियर है क्या? डोंट ओवर थिंक. ऑब्वियसली तुम ये सोच रहे थे, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर थिंकिंग, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो कलर, तो फिर इसको ऊपर जाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए. इजंट दैट व्हाट यू गाइज आर थिंकिंग? बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन. It is not saying how the electron gets on the higher energy state. Okay, it is simply asking जो कलर मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है. कलर कब मिलेगा अपने को? जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर आएगा. दैट्स इट. अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी. ओके, जो बोर थ्योरी थी उसका एप्लीकेशन, वी आर गोइंग टू यूज हाइड्रोजन एटम, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज. ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज मैंने बताया था लास्ट, इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, Li2 प्लस है, एंड बेरिलियम, ओके सॉरी बेरिलियम 3 प्लस है. सो ये सारे जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, और इन सब के लिए बोर थियरी इज एप्लीकेबल. ठीक है, तो नाउ इट इज़ टाइम टू सॉल्व सम ऑफ द मिस्ट्रीज जो अपन ने देखे थे. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइन्स देखे थे, इफ यू रिमेंबर दैट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा. ओके,
वी गॉट अ लाइन स्पेक्ट्रा या जिसको अपन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलते हैं. ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इमिशन स्पेक्ट्रा, ये दो चीज़ें अपन ने 3-4 क्लास पहले देखी थी. ओके, सो ये जो स्पेक्ट्रा थे वो कैसे मिलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट वी डिड एक्चुअली हैड एन इक्वेशन. रिमेंबर दैट इक्वेशन 1/λ, इसको अपन न्यू बार बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 109, सो 109677 टाइम्स 1/n1 स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली 2 स्क्वायर था, 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ठीक है ना, n स्क्वायर. सो इसको n1 लिखते हैं अपन एंड दिस इज n2. ठीक है, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल. 1 इज इनिशियल, 2 इज फाइनल. तो ये बाल्मर इक्वेशन है, ये जे बाल्मर में दिया था बाल्मर इक्वेशन. ओके, और ये एम्पिरिकली डिराइव था. मैंने देखा था कि ये इक्वेशन बेसिकली जो लाइन के जो वेवलेंस थे उन्हीं वेवलेंस से उसने ये इक्वेशन डिराइव किया था. लेकिन ये इक्वेशन क्यों मिलता है, मतलब इनफैक्ट वो लाइंस उस तरह से क्यों मिलती है, ये इक्वेशन क्यों फॉलो होता है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन अपने पास नहीं था, इज़न्ट इट. और मैंने तुमको बताया था कि ये इक्वेशन अपन बोर थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, ओके, उसका अपने को एक्सप्लेनेशन अभी मिलने वाला है. ठीक है, तो वो अपन देखने वाले हैं. सो हाइड्रोजन में Z इज इक्वल टू 1 बेसिकली, और जो इलेक्ट्रॉन्स है लेट्स से इन 2 एनर्जी स्टेट्स, ओके, N1 और N2 है. ओके, इस तरह से कि N2 इज़ हायर देन N1. ओके, तो उस केस में अपन बोलेंगे एनर्जी ऑफ N1 इज इक्वल टू माइनस RH/N1 स्क्वायर, क्योंकि Z की वैल्यू 1 होगी, इजंट इट. सो वी आर नॉट यूजिंग दैट, सिर्फ N की वैल्यू रख रहे हैं अपन. और सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज एनर्जी ऑफ N2, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन द सेकंड ऑर्बिट. तो उसके लिए अपन माइनस RH/N2 स्क्वायर. ओके, तो ये दो इक्वेशंस अपने पास है. अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट तो क्या होगा, एनर्जी इमिट होगी, एंड दैट्स व्हाट वी गेट. डेल्टा E इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1. ओके, सो ये डिफरेंस निकाल रहे हैं अपन दो एनर्जी स्टेट का. इट इज सिंपली जंपिंग फ्रॉम, दिस इज N1 एंड दिस इज N2. सो जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर, दैट्स व्हाई वी यूज EN2 माइनस EN1. ओके, एंड देयरफॉर डेल्टा E जो रहेगा दैट इज इक्वल टू RH 1/N1 स्क्वायर. ये अपने को इक्वेशन मिल रहा है, इजंट इट, डेल्टा E का इक्वेशन, इजंट इट, क्योंकि अपन ये इक्वेशन लिखे ना, EN2 इज इक्वल टू माइनस RH डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर या N2 स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस RH/N2 स्क्वायर. तो E की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे रखते हैं फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन तो अपने को ये इक्वेशन मिलता है. ओके, इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली डू दैट. माइनस RH/N2 स्क्वायर, ओके, दिस इज माइनस, सो माइनस RH/N1 स्क्वायर. ठीक है ना, और इसको तुम सॉल्व कर लो तो यू विल गेट दैट इक्वेशन. मेक सेंस? दिस इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू बाल्मर इक्वेशन जो अपन ने डिराइव किया था, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिख के दिया था तुमको.